बगल वाले कमरे से आती आवाज़ कानों में पड़ते ही मधु की नींद टूट गई। आंखें मसलते हुए उसने अपने तकिए के नीचे रखे मोबाइल का बटन दबाकर समय देखा। अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे। रविवार की सुबह भी शांति से नहीं सोने देते। इस उम्र में भी थोड़ी सी धीरज नहीं है। बड़बड़ाते हुए उसने अपने बगल में सो रहे बंटी के पैरों के पास पड़ी चद्दर को खींचकर उसे ठीक से उड़ाया और अपने बालों को सहलाती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से बाहर आकर उसने बगल वाले कमरे के दरवाजे के कोने से छन कर बाहर आते प्रकाश पर नजर डाली। तभी कांपती आवाज के संग घंटी के बजने की सुमधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। वहां खड़े खड़े ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और रसोई में पानी पीने चली गई। तभी पूरे घर में अंधेरा छा गया। ओफो, समझ नहीं आता ये बिजली विभाग वाले रविवार की सुबह को ही लाइट क्यों काट देते हैं। हाथ में पकड़ रखी पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखते हुए उसने फ्रिज के ऊपर रखी इमरजेंसी लाइट चालू कर दी। तभी अंदर से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और एक परछाई बाहर आते हुए प्रतीत हुई। उठ गई बहू तू? दीनानाथ ने उसके नज़दीक आते हुए पूछा। बाबूजी, रविवार को तो कम से कम चैन से सोने दिया कीजिए। आपको इतनी जल्दी उठकर काम ही क्या होता है? ससुर की बात का जवाब दिए बिना ही वो उन पर गुस्सा होते हुए बोली। पूजा तो रोज समय पर ही होनी चाहिए, फिर ऊपर वाले के लिए तो हर दिन एक से होते हैं। कहते हुए अंधेरे में दीवार के सहारे वहाँ से वे हॉल में रखे सोफे पर जाकर इत्मीनान से बैठ गए। अपना मुंह धोकर उसने गैस चालू कर उस पर चाय की पतीली चढ़ा दी। अब आप तो चाय पीकर आराम से सैर करने निकल जाएंगे। मैं यहाँ अभी से काम में जुट जाऊंगी तो सारा दिन इसी में उलझी रहूंगी। सोचा था आज रविवार है तो थोड़ी देर और आराम कर लूंगी। बाकी तो कोल्लू के बैल की तरह पूरा सप्ताह नौकरी और घर में कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मधु को अब भी उनकी वजह से अपनी नींद पूरी न कर पाने का अफसोस हो रहा था। दीनानाथ कुछ सुना अनसुना करते हुए मन ही मन कोई मंत्र गुनगुनाने लगे। तभी उन्हें कुछ सूझा और वे खड़े होकर मधु के पास जाकर खड़े हो गए। अब क्या है, आप वहाँ सोफे पर बैठिए, चाय अभी उबल रही है। उन्हें अपने पास आकर खड़ा देख मधु ने झंझलाते हुए कहा। बहू, बहुत दिनों से तूने कोई भजन नहीं सुनाया। आजकल गुनगुनाना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। आज एक कोई प्यारा सा भजन सुना देना। कहते हुए दीनानाथ ने मधु को देखा। इमरजेंसी लाइट के धुंधले से प्रकाश में वे उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। ये कोई गाने का समय है? आपको कुछ काम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि सभी बेकार ही हों। चाय के 2 कप तैयार करते हुए उसने उन्हें ताना मारते हुए जवाब दिया। तभी लाइट आ गई और बाहर अंधेरा भी काफी हद तक छंट चुका था। मधु ने चाय का 1 कप दीनानाथ को थमाया और इमरजेंसी लाइट बंद कर खुद अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। चाय पीकर दीनानाथ ने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया ही था कि लाइट फिर से चली गई। पुरानी हो चुकी 9 मंजिला बिल्डिंग में पावर बैकअप की सुविधा नहीं थी। मन महसूस कर वे चप्पल उतार कर वापस अंदर आ गए और अखबार उठाकर अपने कमरे में चले गए। नहा धोकर भगवान के सामने दिया कर मधु ने बंटी को उठाया और उसे दूध पिलाकर फटाफट नहला भी दिया। बंटी अपने दादा के कमरे में खिलौने लेकर चला गया। मधु रसोई के कामों में उलझ गई। मम्मी, दादाजी पूछ रहे हैं लाइट आ गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई। मधु ने सिंक में रखे कल रात के बर्तन साफ करते हुए जवाब दिया। मधु का जवाब सुनकर दीनानाथ कमरे के खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और नीचे बगीचे में खेल रहे
बच्चों को निहारने लगे। तभी कुछ सोचते हुए वो फ्लैट के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए और अपने पैरों में चप्पल डालकर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों तक पहुंचे। अगले ही पल नीचे तक घुमावदार सीढ़ियां देखकर उन्होंने अपने घुटनों पर हाथ रखा और कुछ सोचकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गए। वे उठकर बार बार पंखे का स्विच दबाकर लाइट आने की पुष्टि करने लगे। दादाजी, लाइट आएगी तो मम्मी बता देगी, बंटी ने उन्हें टोका। अपने पोते की बात सुनकर वे वापस अपने पलंग पर आकर बैठ गए। एक बार फिर से उन्होंने कुछ देर पहले पढ़ा अखबार वापस हाथ में ले लिया। अखबार के सारे पन्ने फटाफट पलटकर वे वापस अपनी जगह से खड़े हो ही रहे थे कि बंटी ने जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी लाइट आ गई क्या? दादाजी को पंखा चालू करना है। बंटी की आवाज़ सुनकर नल बंद करके मधु साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए अंदर उनके कमरे में दाखिल हुई। एक दिन आपसे लाइट के बगैर नहीं रहा जाता क्या? सुबह से परेशान कर रहे हैं। मधु का चेहरा परेशानी और गुस्से से तमतमा रहा था। बहू, थोड़ा नीचे जाना था, उन्होंने कांपते हुए स्वर में धीमे से जवाब दिया। क्या करेंगे नीचे जाकर? टाइम पास करना ही तो है, बंटी के साथ कुछ देर खेलो, कहते हुए मधु ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। जवाब में वे चुप ही रहे। एक दिन नीचे जाकर अपने यार दोस्तों से नहीं मिलने होगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा? सुबह से परेशान कर रखा है। मेरी रविवार की पूरी सुबह आपने बिगाड़ कर रख दी। ऊपर से लाइट न होने से कपड़े भी हाथ से धोने पड़ रहे हैं। वो उन्हें देखकर बड़बड़ाई, पर बहू, उन्होंने कुछ कहना चाहा। चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, खाकर सो जाना। उन्हें धमकाते हुए मधु कमरे से बाहर जाने को वापस मुड़ी। हैप्पी बर्थडे बहू, उसके पीछे धीमे से बुदबुदाकर दीनानाथ चुप हो गए। उन्हें खरी खोटी सुनाकर वापस जाने को उठे मधु के कदम वहीं थम गए। पीछे मुड़कर उसने उन्हें देखा। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। आज तेरा जन्मदिन है ना? तुझे रसगुल्ले बेहद पसंद हैं तो वही लेने नीचे जाना था, पर 8वीं मंजिल से इस उम्र में सीढ़ियाँ उतर नीचे जाने की हिम्मत नहीं होती। लाइट आ जाती तो लिफ्ट से उतरकर बाहर जाकर ले आता। उनकी बात सुनकर मधु की आंखें भी गीली हो गई। वो उनके नज़दीक आ गई। आज नितेश जीवित होता तो हर साल की तरह सुबह जल्दी उठकर तेरा मुंह मीठा करवाता। तू सारा दिन घर और ऑफिस के कामों में पिसती रहती है, तो सोचा एक छोटी सी खुशी तो दे ही सकता हूँ तुझे। बस इसीलिए नीचे जाना चाहता था, कहकर वो चुप हो गए। मधु आगे बढ़ी और अपने ससुर के कदमों में झुक गई और कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, गुस्से में मैंने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।